गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे हमारी जो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है उसकी पहली बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। लाइक अदर वीडियोस, एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और नोट्स के लिए यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर। वहां से आप सभी चैप्टर्स के पीपीटी या नोट को एक्सेस कर पाओगे, राइट। इसके अलावा यार चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी क्लास 11th की ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, राइट। सो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें जो हमारा एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यानी जो पॉलिटिकल सेटअप है, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है एक डेमोक्रेटिक नेशन का, राइट, गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने का, वो होता है यार हमारे इलेक्शंस। तो आज हम उससे स्टार्टिंग करने वाले हैं। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, जुडिशरी को पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत बेसिक क्लास 10 सिविक्स में भी पढ़ के आए हैं, राइट। लेकिन आज हम बड़ा डिटेल में एक एक करके इस सेटअप को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे जो गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है वो कैसे फॉर्म होती है, राइट। सो ये लिखा गया है, इलेक्शन क्या है? सबसे विजिबल सिंबल है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का। यानी इलेक्शन वो मैकेनिज्म है, वो संसाधन है जो एक डेमोक्रेटिक नेशन को एक्चुअली में डेमोक्रेटिक बनाता है, राइट। आगे चलते हैं तो दो तरीके की हमको डेमोक्रेसी दी हुई है। पहली है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नाम से समझ में आ रहा है, यानी ये वो फॉर्मेट होता है जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं, जो आम इंसान होते हैं, वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, राइट। मतलब वो डायरेक्टली सरकार चला रहे हैं। अब ऐसा पहले सदियों पहले हुआ करता था, जब ना ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, स्मॉल पॉपुलेशन, या फिर बहुत ही सिंपल सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है। सरकारें नहीं हुई थी, ऐसे सेटअप्स नहीं हुए थे, ठीक है। तो आज से हजारों करोड़ों अरबों सालों पहले ऐसा हमें सिस्टम देखने को मिलता था। लेकिन आज भी अगर हम एक ऐसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल को देखना चाहें तो हम अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को देख सकते हैं, है ना। लोकल गवर्नमेंट्स में क्या होता है? पंचायतें होती है, ठीक है। सरपंच लोग जो गांव के होते हैं वो मिलकर के किसी एक को सरपंच इलेक्ट करते हैं। अब गांव में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के टाइम टू टाइम पंचायत होती है, ठीक है। इसके अलावा सपोज करो वहां पे कोई पानी की प्रॉब्लम है तो लोग खुद ही मिल बांट के उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सरपंच से बातचीत करके। उसके अलावा कोई रोड अगर ठीक नहीं है तो लोग साथ में मिलकर के काम करके उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। तो ग्राम सभा के अंदर हमें एक एक्टिव डे टू डे पार्टिसिपेशन आज भी देखने को मिलता है। हम डायरेक्टली जा करके सरपंच को अप्रोच कर सकते हैं, रादर देन हमारे लिए एमपी या एमएलए को अप्रोच करना उतना फीजेबल नहीं होगा, राइट। वो तो हमारे गांव में ही रहता है तो हम उसको जाकर के अप्रोच कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं और डे टू डे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे अब मॉडर्न स्टेट्स बड़े होते जा रहे हैं जिसमें मिलियंस ऑफ सिटीजन्स रहते हैं, अब ये प्रोसेस तो अनफीजिबल है ना। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतने करोड़ों लाखों की हमारी यहाँ पे जनसंख्या है, हर इंसान का ओपिनियन या उसका एक तरीके से राय नहीं ले सकते हो आप, राइट। तो इसीलिए आज के टाइम पे हमें काफी हद तक नॉन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जिसमें सिटीजन्स, हम जो आम जनता होती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। किसमें? एमपीज या एमएलए के इलेक्शन के अंदर अभी चल रहे हैं। अभी इलेक्शन तो बहुत एक हॉट टॉपिक चल रहा है, राइट। तो हम पूरा पूरा रिलेट कर पा रहे होंगे। उनको इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो आगे जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं और सरकारों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो ये अब ये जो मेथड है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ये क्या है? इलेक्शन है, चुनाव है, राइट। तो इसीलिए बोला गया था कि इलेक्शन सबसे विजिबल सिंबल है डेमोक्रेटिक नेशंस का, राइट। अब यहाँ पे सिटीजन्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी हमने अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है। कल को हमारे एरिया की कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाना है, तो उसके लिए कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारा वो एमपी या फिर एमएलए जिसको हमने अपने एरिया से जिताया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सही है, आगे चलते हैं। एक और टॉपिक है डिस्टिंग्विशिंग डेमोक्रेटिक फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। क्या सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं? नहीं, काफी सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसी हैं जो एक महज एक अपनी अपीयरेंस, अपना एक छवि साफ करने के लिए दिखाती है कि भैया हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, लेकिन एक्चुअल सेंस में वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। किम जोंग की पावर को कोई भी अपोज कर ही नहीं सकता, ना वहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी अलाउड है, ना लोगों के पास कोई भी वहां पे राइट्स है। उनके पास एक ही लीडर होता है, बस वो उन्हीं को वोट डाल करके आते हैं और वही जीत जाते हैं और लोगों को ये दिखाते हैं, अपीयर कराते हैं, दे मेंटेन अपीयरेंस कि वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्शंस के थ्रू अपने रूल को लेजिटिमाइज कर लेते हैं, लीगल कर लेते हैं, राइट। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? कैसे करेंगे? सिंपल, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं वो फेयर होते हैं, हर किसी के पास इक्वल चांस होता है, कोई भी वहां पे धोखाधड़ी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है,
पारदर्शिता होती है, लोगों के पास भी राइट होते हैं अपनी चीजों को जानने के लिए। इसके अलावा जो नेता लोग होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है वो अकाउंटेबल होते हैं, हमें जवाबदेह होते हैं। इसके अलावा फ्रीडम होती है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर, हमारे पास राइट है, हम फ्री हैं, हम जिसको वोट करना चाहे उसको कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास ये भी फ्रीडम है, हम खुद इलेक्शंस में खड़ा होना चाहे हम खड़े हो सकते हैं, राइट। सो ये कुछ बेसिक ऐसे की पॉइंटर्स है जो डिफरेंशिएट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से, ठीक है। तो वही है कि जो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बेसिक रूल्स लिख के जाते हैं कि कैसे इलेक्शंस होंगे, बहुत सारे लॉज लिखे होते हैं, वोटर की एलिजिबिलिटी लिखी होती है, कैंडिडेट अगर कोई भी जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, जो खड़ा हो रहा है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। इलेक्शन के सुपरविजन के लिए काफी सारी कमीशन बनाई जाती है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, वोटिंग प्रोसीजर्स भी बहुत डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं, वोट काउंटिंग के मेथड्स भी लिखे जाते हैं। और सिमिलरली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारे के सारे पॉइंटर्स को एड्रेस किया गया है, और इसीलिए आज तक हम स्मूथली बहुत फ्री और फेयर सेंस के अंदर इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने थोड़ा सा समझ लिया कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से, राइट। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हमें दो ऐसे इलेक्टोरल सिस्टम्स पढ़ने हैं, ठीक है, कि दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम पढ़ने हैं, एक है एफपीटीपी और एक पीआर, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एफपीटीपी फुल फॉर्म है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है बच्चे पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, ये कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम होता है। इसमें बेसिकली जो कंट्री होती है वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक कंस्टिट्यूएंसी है, ये एक कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। यहां से अब सपोज यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं, ए बी सी और डी। ए को 10% वोट मिलते हैं, बी को 30% मिलते हैं, सी को 20% मिलते हैं और डी को 40% मिलते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि हर एक और जिस मतलब एफपीटीपी में क्या होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट होंगे वो डायरेक्टली इलेक्शंस को जीत जाएगा, डायरेक्टली विन कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंट्री को हमने छोटी छोटी ऐसे ये कंस्टिट्यूएंसी होगी, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, सबके अलग अलग वोटिंग होगी, है ना। और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विनर टेक्स ऑल, यानी इसके अंदर बस आपको सबसे ज्यादा वोट्स लाने हैं, ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। अब काफी बच्चे मेजोरिटी में बार बार कंफ्यूज होंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर आउट कर देती हूँ। बाकी आगे जब हम आई गेस लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। एक होती है बच्चे सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, लेट्स से हम 100% मान के चलते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी मतलब हाफ, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया 50, 50 प्लस 1 कर दो 51, यानी हाफ से एक ज्यादा होती है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अगर 20 लोग हैं तो 20 में से हाफ, 20 का हाफ हो गया 10, 10 के अंदर 1 प्लस कर दो 11, ये होगी आपकी सिंपल मेजोरिटी आ गई, ठीक है। दूसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। अब ये अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग होती है, काफी केसेस के अंदर 2/3 मेजोरिटी हमें पार्लियामेंट में भी चाहिए होती है, काफी केसेस में हमें पार्लियामेंट में और साथ के साथ सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर ये चाहिए होती है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बट स्पेशल से मतलब है 2/3, ठीक है। किसी भी प्रपोर्शन का, वोटिंग शेयर का 2/3 जब आएगा उसको हम बोलेंगे अपनी स्पेशल मेजोरिटी, और किसी भी शेयर का अगर हाफ से एक ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि हमें मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, द कैंडिडेट जस्ट नीड टू मेक श्योर कि उसको सबसे ज्यादा वोट्स पड़ रहे हैं। यहाँ पे 40% वोट्स पड़ रहे हैं, आधे भी नहीं मिल रहे हैं, टेक्निकली देखा जाए तो 100% में से 50% लोगों ने भी वोट नहीं किया है, लेकिन क्योंकि इनका शेयर सबसे ज्यादा था तो ये डायरेक्टली जीत जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखो 1984 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 48% वोट्स मिली थी, लेकिन उनको 80% सीट्स मिली थी। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, बीजेपी को 7% वोट मिले थे, लेकिन उनको 1% से भी कम सीट मिल पाई थी, ठीक है। तो ये इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक जो इसका सबसे बड़ा कौन है, जैसे हमने पढ़ा, ए को 10% लोगों ने वोट किया, बी को हमारे 30% ने किया, सी को 20% लोगों ने वोट किया और डी को 40% ने, ये जीत गया। यानी 40% लोगों का जो फैसला था, जो वो चाहते थे वो हो गया। लेकिन इन लोगों का तो अब कोई सही नहीं रहा ना, ये तो ये नहीं चाहते थे कि डी बने, इनकी तो फर्स्ट प्रेफरेंस हो ए बी और ईदर सी, राइट। तो यहाँ पे हमें वेस्टेज ऑफ वोट देखने को मिलता है, ठीक है। और इन लोगों का भी हमें कम थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, बिकॉज डेफिनेटली ये लोग भी थे। अब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो सबको अपनी चॉइसेस का ओपिनियन मिलना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर भी अब यही बंदा थोपा जाएगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है, 1 मार्क के लिए याद रखना। अभी तक हमने पढ़ लिया एफपीटीपी क्या है। एफपीटीपी में बेसिकली जो कंट्री होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होती हैं, ठीक है। यहां पे हमारा एफपीटीपी खत्म होता है। अब दूसरा हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है या इलेक्टोरल प्रोसेस है, दैट इज पीआर। पीआर की फुल फॉर्म है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपनी वोट्स के अकॉर्डिंग सीट्स मिल जाती है, यानी जिसको 10% वोट्स मिली है उसको उसके बेसिस पर सीट्स मिल जाएगी, जिसको 20% वोट्स मिली है उनका प्रॉपर एक फॉर्मूला क्राइटेरिया होता है। इसका मतलब है कि जितनी आपको वोट मिलेंगी, एक यहाँ पे भी मिनिमम लिमिट होती है, ठीक है, कि एटलीस्ट आपको 3% या 4% वोटिंग चाहिए, और उसके बाद आपके वोट के शेयर के अकॉर्डिंग सीट्स डिवाइड होती है। तो यहां पे हमें एक ज्यादा फेयर डिवीजन या रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है कंपेयर टू द एफपीटीपी सिस्टम। तो यहां पे इंश्योर होता है कि हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल पाता है और वो अपनी से आगे रख पाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, बेसिकली देखो मैंने एक इमेज अटैच करके दी है, इसमें बेसिकली होता क्या है, अब जो कैंडिडेट्स हैं, काफी सारी कंट्री, फॉर एग्जांपल इजराइल के अंदर ये सिस्टम फॉलो होता है। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पार्टी के लिए वोट करते हैं, ठीक है। पार्टी क्या करती है, ऐसी एक लिस्ट पब्लिश करती है, ठीक है। इसको क्लोज लिस्ट बैलेट कहते हैं। इसके अंदर जैसे पहली पार्टी है पूल पार्टी, दूसरी पिज्जा पार्टी, तीसरी स्लम्बर पार्टी और फोर्थ है हमारी डांस पार्टी, ठीक है। और हमें सिर्फ पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि हम कैंडिडेट कौन है या किसके लिए वोट कर सकते हैं। अगर मेरे को पूल पार्टी पसंद है तो मैं पूल पार्टी को वोट कर दूंगी, लेकिन अब ये जो डिसीजन है कि मेरे एरिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा या कौन वहां से सरकार में चुन करके आएगा, कौन वहां का प्रेसिडेंट बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगी, वो पार्टी डिसाइड करेगी, उसके लिए मैं वोट नहीं कर सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पे एक ये कमी हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो होती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, दे वोट फॉर द पार्टी रादर देन फॉर द कैंडिडेट। इन केस ऑफ एफपीटीपी हम कैंडिडेट को वोट करते थे, राइट, कैंडिडेट्स को वोट कर रहे होते थे। जैसे अभी इंडिया के अंदर एफपीटीपी सिस्टम है, अभी इलेक्शंस बहुत ज्यादा चल रहा है, आप जाओगे भी, आप तो खैर वोट नहीं दे पाओगे, लेकिन आपके बड़े भाई बहन है, आपके पेरेंट्स है, तो जाकर के देखना, सो दे वुड बी वोटिंग फॉर द कैंडिडेट नॉट फॉर द पार्टी, राइट। बट यहाँ पे आपको पार्टी के लिए ही वोट करना होता है, कैंडिडेट का ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे 2 लिस्ट होती है, ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आई थॉट एक बार थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। एक होता है क्लोज लिस्ट बैलेट, बिकॉज इसका हमें आगे जिक्र देखने को मिलेगा। एक होता है ओपन लिस्ट बैलेट, अभी हम राज्यसभा वाला इलेक्शन पढ़ेंगे वहां पे। एक तो सिंपल ये लिस्ट होती है जिसमें आपको पार्टीज के नाम दे दिए गए, एक पूल पार्टी, पिज्जा पार्टी, स्लम्बर, आपने सिर्फ और सिर्फ पार्टी को वोट करना है, जो पार्टी आपको पसंद है आप उसको वोट डाल के आ जाते हो, ठीक है। एक दूसरे तरीके का होता है जिसके अंदर आपको पार्टी को ही वोट करना है, लेकिन आपको एक लिस्ट दे दी, ठीक है, इनके आगे डब्बे बने हुए, यानी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। लेट्स सपोज मेरे को स्लम्बर पार्टी पसंद है, मैं इसको वोट डालना चाहती हूँ, मैं इसको वोट डालूंगी, साथ के साथ मैं इनके लोगों को रैंकिंग दूंगी, ठीक है। रैंकिंग कैसे दूंगी, मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है टिम, अगर बने तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे टिम बनना चाहिए। उसके बाद कहती हूँ दूसरी प्रेफरेंस है डोमिनिक, तीसरी है जेफरी, फोर्थ है जेलेना और फिफ्थ है कैरन, राइट। तो यहाँ पे मेरे को एक थोड़ा सा और फैसिलिटेशन मिल गया कि मैं यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पर भी वोट कर पा रही हूँ। तो अब जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा नंबर 1 की प्रेफरेंस दी जाएगी उसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे जीतने के, और जिसको सबसे कम प्रेफरेंस दी जाएगी उसके सबसे कम चांसेस होंगे जीतने के, ठीक है। ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले राज्यसभा वाले केस में, तो आई थॉट इधर पे ही क्लियर करते हुए चलते हैं सो दैट बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको अपने वोट्स के शेयर के अकॉर्डिंग सीट्स डिवाइड हो जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो सिटीजंस है, दे आर नॉट वोटिंग फॉर द कैंडिडेट, दे आर वोटिंग फॉर द पार्टी। तो इसीलिए हमें मल्टीपल कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पूल पार्टी से ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इनमें से 1 या 2 जन ही इलेक्ट हो पाएंगे, बट वी हैव टू वोट फॉर द पार्टी ओनली, ठीक है। एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, इजराइल और नीदरलैंड जैसी जो कंट्री है, वो पूरी जो कंट्री है उसको एक ही कंस्टिट्यूएंसी मान के चलती है, तो वहां पे नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट हर पार्टी को 3.25% वोट्स चाहिए, उसके बाद उनके वोट्स के बेसिस पर उनकी सीट्स डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा वोट्स जो थे वो लिकड पार्टी को मिले थे 23.40%, तो इनको 30 सीट्स मिल गए। दूसरे नंबर पे जर्निस्ट कैंप आता है, इनको 18.67% वोट्स मिले थे, तो इनको टेक्निकली 24 हमने सीट्स दे दी, ठीक है। सिमिलरली जैसे इजराइल लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनको 3.93% वोट्स मिले थे और इनको 5 सीट्स मिल पाई। तो इसमें क्या होता है, हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, ठीक है। बस एक मिनिमम लिमिट यहाँ पे सेट होती है, उसके बाद आपको अपने वोटिंग के शेयर के अकॉर्डिंग उसी प्रपोर्शन के अंदर, उसी हिस्से के अंदर, नाम है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपको प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट किया जाएगा, जितना आपका हिस्सा है, जितनी आपने वोट्स ली है उसके बेसिस पर आपको सीट्स मिल गई है, ठीक है।
तो हमने देख लिया इजराइल नीदरलैंड पूरी कंट्री को एक ही कंस्टिट्यूएंसी मान के चलते हैं, और कंट्रीज है जैसे अर्जेंटीना या पुर्तगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होती है, 2-3 कंस्टिट्यूएंसीज में उनको डिवाइड कर दिया जाता है एंड फिर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर जो कैंडिडेट होता है, जो वोटर होता है, वो पार्टी के लिए वोट करता है, नॉट फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा पीआर सिस्टम खत्म होता है। तो दोनों हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया है। दो मेजर की डिफरेंसेस है जो आपने याद रखने हैं। देखो एफपीटीपी का जो मेजर डिफरेंस है और पीआर का जो मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे वोट फॉर द कैंडिडेट होता है, ठीक है। वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पे वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, ठीक है। उन्हें कैंडिडेट का नहीं पता होता, वो उसके लिए वोट नहीं कर सकते हैं, राइट। तीसरा अगर हम देखते हैं, सॉरी पहला डिफरेंस ये था, और दूसरा की डिफरेंस ये था कि यहाँ पे विनर गेट्स द ऑल वाला चलता है। जो कैंडिडेट है उसको सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए अपने बाकी कंपेटिटर्स से एंड ही और शी वुड बी विनिंग द इलेक्शंस। बट यहाँ पे आपको द सीट्स आर डिवाइडेड proportionately on the basis of votes received, right? इस तरीके से होता है। आगे चलते हैं। तो हाँ, हमने देख लिया, एग्जाम्पल्स देख लिया। जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे एफपीटीपी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देख लिया नीदरलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल या फिर अर्जेंटीना के अंदर हमारा पीआर सिस्टम यूज हो रहा होता है। आई गेस जर्मनी इज द कंट्री जो दोनों ही सिस्टम को यूज करती है। लाइक उनकी जो 50% सीट्स होती है उन पे वो एफपीटीपी के थ्रू इलेक्शंस कराती है और बाकी की 50% पे पीआर के थ्रू कराती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए आई हैं, ठीक है। अब पीआर की एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पीआर यूज ही नहीं करते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा या विधान परिषद के इलेक्शंस के अंदर इसको यूज कर रहे होते हैं। एक काफी कॉम्प्लेक्स वेरिएशन हमें देखने को मिलता है जिसका हमने ये पैराग्राफ अटैच किया है। पेन पेपर लेके बैठ जाओ अगर अभी तक नहीं बैठे थे। यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल होने वाला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, मैंने खुद लिख के रखा है, ठीक है। हाँ ये रहा। देखो होता क्या है, मैं पहले आपको सिंपल से एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। राज्यसभा के इलेक्शंस के अंदर, अच्छा राज्यसभा बेसिकली, अब जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता देती हूँ, पार्लियामेंट होती है, ठीक है। आई एम गेसिंग एटलीस्ट 50% बच्चों को पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। पार्लियामेंट होती है एक, उसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, ठीक है, और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, ठीक है। ये हमारा अपर हाउस है, राइट। लोकसभा के इलेक्शंस जो होते हैं दे डायरेक्टली होते हैं, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं और काफी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके जो कैंडिडेट्स होते हैं जो भी इलेक्ट होके आते हैं उनको हम एमपी कहते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। लोकसभा का तो इलेक्शन सारा एक साथ होता है जैसे अभी चल रहा है, लेकिन राज्यसभा के अंदर आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ सीट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये हम आगे अभी लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बट अभी आप ये याद रखो कि एक लोकसभा एक राज्यसभा है। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। आफ्टर एवरी 2 year 1/3 ऑफ जो सीट्स होती है उनके लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमने पढ़ लिया यहाँ तो डायरेक्टली, यानी यहाँ पे वोटर्स डायरेक्टली वोट डाल करके लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। इनको करते हैं बच्चे हमारे एमएलए। एमएलए क्या होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी हमारी जो विधानसभाएं होती है, इसको भी थोड़ा सा बता देती हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। सिमिलरली हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर होता है, स्टेट में सबसे ऊपर हमारे सीएम होते हैं, तो स्टेट में भी हमारा क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का हाउस होता है, काफी केसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। ओके, तो लेजिस्लेटिव जो हमारे एमएलए होते हैं वो इनको इलेक्ट कर रहे होते हैं। अब हर एक जो स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ पे 27-28 जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, हर एक स्टेट का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले देते हैं, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के बेसिस पर, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज हरियाणा है, हरियाणा की अगर हम बात करें, एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत रफ एग्जांपल है, ये डेटा सही नहीं है। लेट्स सपोज हरियाणा के जो पॉपुलेशन है वहाँ से 4 जो राज्यसभा के मेंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम यूपी देखते हैं, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज है, तो मे बी वहां से हम 10 या 10 से ज्यादा कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने का राइट रखते हो, राइट। तो इस तरीके से कुछ ऐसे डिवाइडेड होता है। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा होती है उसके जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, हर 2 साल के बाद होते हैं, 1/3 सीट्स के लिए। इनको इलेक्ट कौन करते हैं? एमएलए, यानी मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हम यहाँ पे अब एक पेज ऐड करते हैं, एक सेकेंड दे दो मेरे को बस।
कूल। सो आई हैव एडेड अ पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाली हूँ। हमने बेसिक देख लिया कि कैसे होता है, ठीक है। ये एग्जांपल भी दिया हुआ है। लेट्स सपोज कि राज्यसभा के अंदर 4 सीट्स है, वैकेंट है, जिसको 200 एमएलएज है राजस्थान से, उन्होंने इलेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने पहला अपना डेटा लिख लेते हैं कि वैकेंट जो सीट्स हैं दे आर 4, ठीक है। और कितने मेंबर्स ने वोट करना है, 200 मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो एमएलए हैं राजस्थान के, जिन्होंने इलेक्ट करके इन 4 सीट्स को भरना है, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज कोटा। कोटा को डिसाइड करना होता है। कोटा क्या होता है, कोटा इज बेसिकली मिनिमम नंबर्स ऑफ वोट जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को चाहिए होंगे, जो इन 4 सीट्स के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे है, इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है कि टोटल वोट्स जो आएंगे, जैसे टोटल वोट्स हमारे यहाँ पे 200 आने वाले हैं, ठीक है। और कितनी सीट्स कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, 4 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, +1 और ब्रैकेट में +1, ठीक है। तो टेक्निकली इट वुड बी 41, राइट। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कोटा कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, 200 है। नीचे लिखेंगे कितने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, 4 को, +1, और ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर 1 करेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा 41 इज द आंसर, ठीक है। तो हर एक कैंडिडेट को जीतने के लिए मिनिमम 41 वोट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, ये कोटा हमने निकाल लिया। अब आता है सेकंड प्रोसेस, वोटिंग होती है। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, वोटिंग होती है। वोटिंग कैसे होती है, जो ये 200 के 200 एमएलए हैं, इनमें पर्टिकुलर हर मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, ठीक है। बैलेट पेपर के ऊपर इन सभी कैंडिडेट्स के नाम होंगे। लेट्स सपोज करते हैं कि 6 कैंडिडेट्स हैं, 6 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं इन 4 सीट्स के लिए, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो इन 6 के 6 मेंबर्स के नाम होंगे और इनके सामने एक बॉक्सेस बने होंगे, ठीक है। सो व्हाट दीज 200 एमएलएज हैव टू डू, कि वो प्रेफरेंस डालेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक 200 एमएलए में से एक कैंडिडेट हूं जिसको वोटिंग करनी है, तो मेरे को ऐसे बैलेट पेपर दिया गया है जिसपे 6 के 6 कैंडिडेट्स के नाम है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगी। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले अगर बने तो सी बने, ठीक है। दूसरे नंबर की प्रेफरेंस मैंने एफ को दे दी, तीसरे नंबर की प्रेफरेंस मैंने ए को दे दी, फोर्थ मैंने बी को दे दी, एंड फिर मैंने अपनी फिफ्थ ई को दे दी, और सिक्स्थ मैंने डी को दे दी। इस तरीके से प्रेफरेंस देंगे। हर एक जो इंसान है उसको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, तो कि 200 के 200 कैंडिडेट करेंगे, जो हम आगे डिस्कस करके आए थे, हमने किया था ना इधर वाले, ये ओपन लिस्ट बैलेट, ऐसी कुछ लिस्ट दी जाती है जिसमें वो प्रेफरेंस डालते हैं, राइट। तो पहले राउंड के अंदर ये वाली चीज होती है वोटिंग के अंदर, एंड फिर उसके बाद काउंट किया जाता है कि किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। अब हम अज्यूम करके चलते हैं, ये एक बेसिक एग्जांपल है कि 42 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ए को प्रेफरेंस दी है पहली, 38 ने बी को, 45 ने सी को, डी को 32 ने, ई को दी है 22 ने, और एफ को दी है 18 ने। चीटिंग नहीं कर रही हूँ मैं एग्जाम्पल लिख के लाई हूँ, है ना, तो कमेंट्स में बोलना मत, है ना। तो ये हमने एक बेसिक सा रफ सा डेटा ले लिया है। इधर कंफ्यूजन हो गई, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ई को दी है 22 ने, और एफ को दी है हमारे 18 लोगों ने वोट्स, राइट। मैं टेढ़ा क्यों लिखती हूँ हमेशा, पता नहीं, ठीक है, समझ जाना तुम, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग से निकल करके आया। हमें ने देखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स चाहिए 41, तो भैया ए और भैया सी की तो हमारी डंका पार हो गई है, ठीक है। ये तो जीत गए हैं डायरेक्टली, ए और सी हमारे जीत गए हैं, राइट। अब कैंडिडेट्स कितने चाहिए, हमको 4 चाहिए, हमको 2 कैंडिडेट्स और चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो सबसे लीस्ट, ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड जब हम स्टेप लाएंगे, तो जिसको सबसे लीस्ट वोट्स मिले हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब ये रेस से बाहर हो गया, तो एफ जो है वो एलिमिनेट हो गया हमारा थर्ड स्टेप में आते हुए, बिकॉज अभी और कैंडिडेट्स चाहिए। अब क्या होगा, ये जो 18 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एफ को वोट किया था, इनके बैलेट पेपर को दोबारा से खोला जाएगा, बैलेट पेपर इनका रीओपन होगा, ठीक है। ये हम मान सकते हैं, ये हमारा फोर्थ स्टेप चल रहा है, जिसमें हमारी एक सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग खुल रही है, सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग दोबारा से ओपन हो रही है। अब इनके बैलेट पेपर को खोलेंगे 18 लोगों के, ठीक है। तो हमें पता चलेगा इनकी फर्स्ट जो प्रेफरेंस थी दैट वाज एफ, ठीक है। अब हम इनकी सेकंड प्रेफरेंस को फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे। इन 18 के 18 लोगों को देखेंगे कि इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस पे किसको रखा है। लेट्स से हम पहले कैंडिडेट को खोलते हैं तो उसने ए को रखा है, दूसरे को देखते हैं तो उसने बी को रखा है, सी को, फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो हमारी सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग जब हुई, तो ए को 0 मेंबर्स ने वोट किया है। ये एग्जाम्पल हम खुद से एज्यूम करके चल रहे हैं, किसी ने भी ए को अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखा ही नहीं है, ठीक है। बी को लेट्स से 5 कैंडिडेट्स ने रखा है अपनी सेकंड प्रेफरेंस, सी को लेट्स से 2 कैंडिडेट्स ने रखा है, डी को 10 ने रखा है, ई को 1 ने रखा है, और एफ को, एफ किधर गया, अच्छा सॉरी, एफ तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया ना, हाँ एफ तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, उसको हमने निकाल दिया है, राइट। तो हमने इनके कैलकुलेट कर लिए इतना। अब हम दोबारा से टोटल करेंगे, यानी 42 में 0 प्लस करेंगे तो अभी
ए का स्कोर है 42, 38 के अंदर 5 को प्लस करेंगे सो इट वुड बी 43, बी का स्कोर 43 हो गया, 32 में सॉरी 45 में 2 को प्रेजेंट करेंगे, सी का स्कोर 47 हो गया, फिर डी का स्कोर हो गया हमारा 42 और ई का स्कोर हो गया हमारा 23। ये अब हमारा नया स्कोर आ गया है और हम देख सकते हैं ऊपर वाले जो हमारे चारों कैंडिडेट है ए बी सी और डी, इन्होंने जो कोटा था 41 वाला उसको क्रॉस कर लिया है, तो ये चारों के चारों उन जो वैकेंट सीट्स हैं उनको फिल कर देंगे और ये चारों लोग हमारे इलेक्शंस को जीत गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, देखा कि कितनी वैकेंट सीट्स है, लेट्स से 4 सीट्स है, 200 एमएलए ने इसके ऊपर वोट करनी है, तो सबसे पहले हम कोटा निकालेंगे। कोटा कैसे निकालेंगे, टोटल वोट्स अपॉन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1 प्लस में ओवरऑल का 1, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, आंसर आया हमारा 41, यानी 41 इज द मिनिमम वोट्स दैट ईच एंड एवरी कैंडिडेट नीड्स टू हैव टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। दूसरा स्टेप होगा वोटिंग। वोटिंग कैसे होगी, बैलेट पेपर के थ्रू होगी। कौन करेगा, 200 एमएलए करेंगे। इनको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें ये अपनी प्रेफरेंस डालेंगे 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। दूसरे वोटिंग की, तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि 42 पीपल ऐसे हैं जिनकी प्रेफरेंस पहली ए है, 38 की बी है, 45 की सी है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब पहले राउंड में हम देखेंगे कि कौन कौन क्लियरली कोटा को क्वालिफाई कर रहा है, तो हमने देख लिया ए और सी सीधा सीधा कोटा को क्वालिफाई कर रहे हैं। 41 वोट्स हमको चाहिए थे, इनके पास 42 और 45 वोट्स हैं, तो ये तो 2 सीट्स हमारी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अभी भी इलेक्शन बाकी रहता है, 2 कैंडिडेट्स को और इलेक्ट करना है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जिसके पास सबसे कम वोट है, लीस्ट वोट वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। और अब दोबारा से जो ये जिसको हमने बाहर किया है, जिसको हमने एलिमिनेट किया है, उनकी बैलेट पेपर को खोलेंगे एंड वी विल फिगर आउट कि इनकी सेकंड प्रेफरेंस कौन थी। सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग के अंदर क्या देखेंगे, हमारी जो सेकंड प्रेफरेंस इन्होंने फिल की है उसको हम देखेंगे और फिर उसके बेसिस पर दोबारा से हम नई कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड प्रेफरेंस के अंदर हमने देखा कि किसी ने भी ए को अपनी सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखा है, 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने बी को अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखा है, 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सी को अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखा है। फिर दोबारा से हम अपने नए स्कोर को कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे कि क्या अभी भी हमारी 4 सीट्स फिल हो पा रही है। हाँ जी, ऊपर वाले 4 लोगों ने कर दी तो हमारा इलेक्शन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाती है, लेट्स से 3 ही आते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 42 नहीं आती, इसकी वैल्यू कम ही रह जाती है, 41 से कम रह जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से अब हम क्या लेंगे, जो ये वाला जो लीस्ट है, अब लीस्ट हमारे लिए ये रह जाएगा 23, इसको एलिमिनेट करेंगे, इनके बैलेट पेपर्स को दोबारा से रीओपन करेंगे, इनकी थर्ड प्रेफरेंस को अब हम देखेंगे। सेकंड को तो हम देख चुके हैं, थर्ड प्रेफरेंस को हम देखेंगे, फिर दोबारा से नए वोट्स को काउंट करेंगे, उनके अंदर एड ऑन करके और फिर से हम अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता जाता है जब तक आपकी पूरी सीट्स फिलअप नहीं हो जाती है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन समराइज फ्रॉम हियर इज कि हमारा जो राज्यसभा का जो इलेक्शंस हुआ उसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक कोटा डिसाइड किया, ठीक है, कोटा फिगर आउट किया कि क्या होना चाहिए, कोटा इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट, फिगर आउट, सॉरी। उसके बाद दूसरे नंबर पे व्हाट वी डिड वाज, फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग होती है, ये हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग है जिसमें बैलेट पेपर के अंदर प्रेफरेंस के बेसिस पे डाला जाता है, ठीक है। अगर सारी सीट्स फर्स्ट राउंड में नहीं फिल हो पा रही तो जो लीस्ट जिसके पास वोट थी थर्ड राउंड में उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड उनकी वोट्स को रीकाउंट किया जाएगा, ठीक है। रीकाउंटिंग के अंदर हम क्या देखेंगे, उनकी सेकेंड प्रेफरेंस को देखेंगे, ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस को देखेंगे। फिर फोर्थ राउंड में दोबारा से न्यू स्कोर्स को कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग द सेकंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या जो भी कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस में, हमारी 4 सीट्स फिल हो भी पा रही है, नहीं हो पा रही, तो दोबारा से वही प्रोसेस चलता रहेगा। 4 स्टेप्स का हमारा ये प्रोसेस है। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो यार रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं तुमको सीधे सिंपल तरीके से समझा पाऊँ, राइट। आगे चलते हैं, तो कंपेरिजन दिया हुआ है एफपीटीपी या पीआर सिस्टम का। तो एफपीटीपी में सिंपल सी बात है कि हम जो कंट्री होती है उसकी छोटी छोटी ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज या डिस्ट्रिक्ट में, और फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड पीआर के अंदर अगर हम देखते हैं तो यूजुअली बड़े यूनिट्स के अंदर ही हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे होते हैं। बहुत कम ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे छोटी यूनिट्स को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव को भी इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एफपीटीपी में व्हाट हैपेंस इज वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट, लेकिन पीआर सिस्टम के अंदर वोटर वोट फॉर द पार्टी ओनली, ठीक है। एफपीटीपी में जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है उसके सबसे ज्यादा यहाँ पे सॉरी जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है। ऑन द अदर हैंड पीआर के अंदर हर एक पार्टी को उतने ही प्रपोर्शन ऑफ सीट्स मिल पाती है जितना परसेंटेज था उनका
वोट का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, यूजुअली यहाँ पे हमें मेजोरिटी की विन की जरूरत होती है। और एफपीटीपी यूजुअली यूके और इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड पीआर हमें इसराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, पुर्तगाल जैसी कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड द एफपीटीपी सिस्टम, हमने क्यों एफपीटीपी को ही अडॉप्ट किया? क्योंकि एक तो ये सिंपल है, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैंडिडेट्स को सॉरी वोटर्स को इजीली समझ में आ जाता है, बिकॉज या तो हमें अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करना है या फिर हम अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं। फॉर लेट्स सपोज मेरे को एक्स पार्टी पसंद है, डजंट मैटर कि उसका कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, मैं उसी को जाके वोट करके आने वाली हूँ, राइट। कंपेयर टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो एक काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और वोटर्स को समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए सेलेक्ट किया। इसके अलावा जो एफपीटीपी है उसके अंदर डायरेक्टली हमारा रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट बन के होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे कैंडिडेट के लिए वोट किया है, राइट। हमें अपने उस नेता का नाम याद है कि जिसको हमने वोट किया है, तो वो अब हमसे अकाउंटेबल है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम भी तो वोट लेने उसने यहीं पे आना है ना, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक पर्सनल कनेक्ट देखने को मिल पाता है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, यानी जवाबदेह होते हैं अपने एक्शंस के लिए जनता को। अगर वो कोई गलत कदम कर रहे हैं तो उनको ऊपर उनकी जनता सवाल उठाएगी, राइट। अगर वो उस एरिया के लिए डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो जनता उसके लिए आवाज उठाएगी और नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देगी, राइट। तो इसीलिए हमें एक सेंस ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है एफपीटीपी में, जो कहीं ना कहीं पीआर सिस्टम में लैक करता है, कमी होती है उसकी। आगे चलते हैं स्टेबल गवर्नमेंट। एफपीटीपी में यूजुअली क्या होता है, जो मेजोरिटी जिसको मिलती है वो सरकार बना रहा होता है, तो कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ऑन दी अदर हैंड पीआर में अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के कैंडिडेट्स अलग अलग सीट्स को जीत रहे होते हैं, तो काफी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को वहां पे मिलती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट भी किया है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसके लिए एफपीटीपी बेस्ट सपोर्टेड है, बिकॉज हमें एक नेशनल लेवल के ऊपर मेजोरिटी की सरकार देखने को मिलती है, जो मेजोरिटी लोगों के थ्रू सपोर्टेड होती है। तो कहीं ना कहीं उसका अनस्टेबल या टूटने का रीजन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना हमें पीआर के केसेस में देखने को मिलता है, राइट। इसीलिए हमारी जो फंक्शनिंग होती है वो स्मूथली होती है, बिकॉज भैया आपके लोकसभा के अंदर जिसके पास सॉरी पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ जो सीट्स है उसी की सरकारें बनेंगी, तो जो भी लॉज आएंगे, पॉलिसीज आएंगे, उनको पास ऑन करना बहुत इजी होगा कंपेयर टू पीआर, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं वो बार बार अपोज करते रहेंगे, राइट। तो ये बहुत ज्यादा स्मूथली हमें सरकार चलाने का काम करता है। इसके अलावा एनकरेजिंग ब्रॉड बेस्ड कोलिएशन। अब ऐसा नहीं है कि एफपीटीपी में हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के अंदर हमें बड़े बड़े विभिन्न अंगों से लोग आकर के देखने को मिलते हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक एसटी कैटेगरी का हिस्सा है, तो हमें डाइवर्स कोलिएशन हमेशा से देखने को मिले हैं। हमने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने आकर के सरकारें बनाई हैं, राइट। आगे चलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो इंडिया का एक्सपीरियंस है एफपीटीपी का, यानी पहले से हमारा यही सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक है। और इसके अलावा इनिशियली क्या था, इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस हुआ करती थी। ये जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो हम बहुत डिटेल में हमारी जो सेकंड बुक है उसमें पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, थर्ड, फोर्थ, सारों को पढ़ रहे होंगे हम डिटेल में, तो वहां हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट हैपेंड वाज 1947 में हमें आजादी मिल गई थी। फर्स्ट इलेक्शन हमारा 1951 में हुआ था, तो 1951 से लेकर 1989 तक यूजुअली कांग्रेस पार्टी ही जीतती आ रही थी, तो हमें एक वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। 1989 के बाद से कोलिएशन एरा स्टार्ट होता है, गठबंधन का दौर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि डिस्पाइट द डोमिनेंस ऑफ लार्जर पार्टीज, एफपीटीपी के अंदर हमें हमेशा से कंपटीशन देखने को मिला है। रीजनल पार्टीज को भी काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिला है। सो एफपीटीपी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को बरकरार रख पाया है, ठीक है। आगे चलते हैं कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया ने एफपीटीपी को इसीलिए अडॉप्ट किया क्योंकि ये सिंपल है। लोग जो इसके नेता होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपने लोकल पॉपुलेशन को अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और हमारी कंट्री की ऐसे डाइवर्स सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप के अकॉर्डिंग इस सिस्टम ने हमें सबसे बेस्ट तरीके से अडॉप्ट करके रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। रिजर्वेशन से हम सब लोग बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, राइट। तो रिजर्वेशन का एक मैकेनिज्म है ताकि एक जो मार्जिनलाइज या फिर ऑप्रेस्ड ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जिनके साथ पास्ट के अंदर हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए हैं या इनइक्वालिटी का वो शिकार रहे हैं, तो उनको इक्वलाइज करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी को लाया गया था, ठीक है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लो, एक नंबर के अंदर आ सकता है लेट्स से, तो ध्यान रखना। देखो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। आजादी से पहले ब्रिटिशर्स ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी की थी, ठीक है। उसमें ये था कि लेट्स से 4 सीट्स है, ठीक है, 4 में से 2 सीट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं है, वो उनके कैंडिडेट्स वहां से खड़े होंगे। इसमें क्राइटेरिया ये था कि मुस्लिम पॉपुलेशन ही उनको वोट करेगी।
बाकी कोई भी सिख, हिंदू वगैरह जो डिफरेंट रिलीजन है या डिफरेंट कम्युनिटी उसको वोट नहीं कर सकती। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स में यही होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उसी कम्युनिटी के लोग एलिजिबल होते हैं उस सीट के लिए वोट करने के लिए, बाकी दूसरी कम्युनिटी के लोग वोट नहीं कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये अनफेयर था। ठीक है, आज के टाइम पे भी हमारे पास रिजर्वेशन है, तो जब हमने इंडिपेंडेंस ली तो हमने रिजर्वेशन दिया कि हमने जैसे लेट्स सपोज एक एरिया है जिसके अंदर 6 सीट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सीट्स है, उसमें से हमने 3 सीट्स एससी के लिए रिजर्व कर दिए। तो वहां पे कैंडिडेट एससी का आएगा जो उस इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा, लेकिन वोटिंग जनरल होगी, यानी हर धर्म, समुदाय, जाति का लोग वहां पे जाकर के वोट कर सकता है। तो हमने वोटिंग के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ देखने को मिल रहा था। राइट, तो यही था, डिसाइड किया कि हम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज लेंगे और जितने भी वोटर्स हैं वो एलिजिबल होंगे वोट करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है वो किस पार्टी से या किस धर्म से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। हर किसी के पास राइट है उसके ऊपर वोट डालने का। राइट, सो नीड फॉर रिजर्वेशन अगैन वही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात होती है कि लॉन्ग टाइम के अंदर काफी सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज स्मॉलर ग्रुप्स थे, तो फेयर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज का आइडिया अडॉप्ट किया था। ठीक है, सो दैट जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनका भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट वो कर पाए। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है इस रिजर्वेशन को। राइट, सीट्स रिजर्व की गई है स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। इनिशियली इसको 10 साल के लिए ही डाला गया था। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो 10 ईयर्स तक के लिए ही एक क्राइटेरिया डाला गया था, उसके बाद इसके अंदर चेंजेस लाए जा सकते थे और इसको हटाया तक भी जा सकता था, बिकॉज उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे देवर इन थ्रू द आइडिया कि 10-15 सालों के अंदर सिचुएशन ठीक हो जाएगी एंड उसके बाद इस चीज को हटा देते हैं। राइट, लेकिन टाइम टू टाइम जब डिफरेंट डिफरेंट सरकारें आई तो उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अभी एज ऑफ नाउ ये 2020 तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। आउट ऑफ 543 इलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर हम लोकसभा के देखते हैं, 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है और 47 जो सीट्स है दे आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग है। रिजर्वेशन की इंप्लीमेंटेशन को अगर हम देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, तो बेसिकली यार एक डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, अब ये जो डीलिमिटेशन कमीशन होती है ये इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेट करके इनके लिए कोटा या इनकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करती है। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये हर एक कंस्टिट्यूएंसी में देखती है कि कहाँ पे उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे इनकी लिए सीट्स रिजर्व की जाती है। लेट्स से एक एरिया है जहाँ पे एससी एसटी की पॉपुलेशन बहुत कम है तो मे बी इनके लिए एक आधी सीट्स रिजर्व हो, लेकिन एक एरिया है जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे इनके लिए ज्यादा सीट्स को रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग इनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है। एंड द कमीशन ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि ये जो ऐसी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज है ये थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट बहुत बड़ा हमारा एरिया है तो उसके अंदर स्प्रेड आउट हो। राइट, इसके अलावा रोटेशन भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं एससी एसटी कम्युनिटीज को ही अगर हम देखते हैं तो इनके विदन भी बहुत सारी और छोटी छोटी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज डिवाइडेड होती है। सो द कमीशन नीड्स टू मेक श्योर कि पॉलिटिकल पावर ऐसा ना हो कि हर बार एक ही कम्युनिटी के हाथ में आ रही हो। ठीक है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज को भी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कंस्टिट्यूएंसीज का जो रोटेशन है, उनका जो सीट रिजर्वेशन है उसको भी डिसाइड करने का काम कौन करती है, डीलिमिटेशन कमीशन करती है। ठीक है, बट यार अभी देखो हमने पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट लिया है तो हमको पॉलिटिक्स की तो बात करनी होगी। राइट, तो हमने देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी इसको इनडेफिनेट टाइम के लिए डाला नहीं था इस पॉलिसी को। राइट, दे हैव गिवन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। राइट, कि उनका भी मानना था कि हम सब मानते हैं कि एक ऐसा तबका था, एक ऐसा सोसाइटी था हमारा सेक्शन का, सॉरी एक सेक्शन था हमारी ऐसी सोसाइटी का जो काफी डिसएडवांटेजेस रहा है, जिसके साथ काफी सारी नाइंसाफी हुई है हिस्टोरिकल टर्म्स के ऊपर जाकर के, इसलिए इनको थोड़ी स्पेशल पावर दी गई सो दैट वो सेम लेवल के ऊपर आ सके। राइट, लेकिन अभी तो 70-75 साल होने को जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस ये जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करना चाहिए, एक प्रॉपर कमिटीज या इंटेलेक्चुअल्स होनी चाहिए जो इस चीज पे बैठ करके ये फिगर आउट कर सके। बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो जो भी रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस्ड है रादर देन कास्ट बेस्ड इनकम बेस्ड होना चाहिए। राइट, सो दैट जो एक्चुअली में जिन बच्चों को जरूरत है, जिन लोगों को जरूरत है, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से वो बिलोंग करते हैं, उनको इस चीज का फायदा मिल पाए। राइट, सो ये बहुत नीड ऑफ द आर अगर हम देख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर कंसीडरेशन में वुमेन रिजर्वेशन की डिमांड को रखा गया है। तो व्हाट डिमांड क्या थी बेसिकली कि वुमेन्स को 33% सीट्स या फिर 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व करके देनी है लोकसभा में, राज्यसभा में, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंड
ये वाला जो बिल था ये पास हो गया आई गेस 21 या फिर 23 सितंबर को हुआ है 2023 में, पिछले साल ही ये लॉ जो है ये पास हो गया है, जिसके अंदर 33% सीट्स रिजर्व करके रखी जाएगी वुमेन्स के लिए इन मैक्सिमम जो पॉलिटिकल सेटअप्स हमको देखने को मिलते हैं। लोकल गवर्नमेंट में पहले से ही हुआ करती थी, लेकिन अभी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर वुमेन्स के लिए सीट को रिजर्व करके रखा जाएगा, राइट। इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले न्यूज आई है कि जो बार काउंसिल है उसके अंदर भी आई गेस 33% ही जो सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी जाएगी, एंड इससे हमारी जो वुमेन है या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल ऐसी जो एडवोकेट्स हैं, उनको ज्यादा मौका मिल पाएगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, राइट। सो ये एक काफी अच्छा स्टेप है जो हो गया है, ठीक है। स्टेप तो क्या है, बहुत सालों की लड़ाइयाँ थी जो फाइनली अचीव होते हुए दिख रही है। ऑल्दो इस इलेक्शन के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, जो मे बी नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2029 का, या उसके अब 2-3 सालों में अगले जो इलेक्शन आने वाले होंगे उसके बाद से इस वाली चीज को, इस रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, राइट। हम सभी जो सिटीजन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कौन सी जेंडर है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सबके पास राइट टू वोट है, वो मेल फीमेल हमने कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं किया है। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स थे कि हम इक्वालिटी रखेंगे, हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे एक्शंस भी जो हमने लिखा है, ऐसा नहीं है कि महज हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया इक्वालिटी, हमने उसको एक्चुअली में दिया भी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अगर हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं तो वहां पे वुमेन्स ने बहुत सालों तक सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। जब उनके वहां पे रेवोल्यूशन हो गए थे, वो काफी एडवांस्ड और डेवलप्ड थी, तब भी वुमेन्स के पास राइट नहीं थे, ठीक है। तो हमने तो जैसे ही आजादी मिली, हमने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए हैं वोटिंग के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं तो 1989 तक जो वोटिंग एज हुआ करती थी वो 21 साल हुआ करती थी, अब 18 साल कर दी गई है उसके बाद से। इससे हमें एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। कोई भी जो सिटीजन है वो इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना जेंडर कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमारी इंक्लूसिवनेस को और एक्सेसिबिलिटी को दर्शाता है कि हर एक सिटीजन के पास राइट है कि अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कंटेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन कुछ मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना चाहिए, तो वो क्राइटेरियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बहुत ब्रीफली डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा संगीन आरोप है, तो उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराया जा सकता। ऐसी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट ये कहीं ना कहीं ऑन पेपर है। हमें आज भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके काफी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और आज भी वो अच्छी पावर को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 324 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रॉपर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दी है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं 1950 के अंदर हमारी पहली इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, 50 में किया गया था, एंड सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं, इनका मेजर रोल होता है कि इन्हें इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करके रखना है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेसेस को ओवरसी करते हैं, इलेक्टोरल लॉज को बनाते हैं, एंड इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि माल प्रैक्टिसेस यानी करप्शन नहीं होने देना है और इलेक्टोरल फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए काफी डिफरेंट स्टेप्स इन्हें लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो मेक श्योर करता है कि इलेक्शंस फ्रीली हो, फेयरली हो और ट्रांसपेरेंटली हो, ठीक है। ये कैंपेन फाइनेंसेस को मॉनिटर करते हैं, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करते हैं और कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इलेक्टोरल मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेंट आई है तो उन सबके लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है और एक मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। 1950 से लेकर 1989 तक यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही कैंडिडेट हुआ करता था, दैट वाज सीईसी। सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमने पढ़ा फिर 1989 के अंदर जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, मेकिंग इट अ मल्टी मेंबर बॉडी। यानी एक हमारा सीईसी है और 2 और हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स आ गए हैं, और जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं दोबारा से इसको सिमिलरली उसी बॉडी के अंदर रिटेन कर दिया जाता है। आफ्टर द इलेक्शंस अगेन वो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली पोजीशन ही आ जाती है, और दोबारा से फिर 1993 के अंदर इसके अंदर रिफॉर्म किए जाते हैं और अगेन वही प्रोसीजर ला दिया जाता है, एक सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो आज तक चल रहे हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि इंडिपेंडेंस के बाद से 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी जिसमें एक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। 1989 वाले जब इलेक्शंस हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बियॉन्ड 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया गया, मेकिंग इट टू अ काउंट ऑफ 3, ठीक है। फिर जैसे इलेक्शंस होते हैं अगेन इसको सिंगल मेंबर बॉडी में ला दिया जाता है। फिर 1993 के अंदर दोबारा से 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को रिटेन करके आज के टाइम पे हमारे पास एक चीफ
इलेक्शन कमिश्नर है और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ऑल्दो तीनों की पावर सिमिलर होती है, डिसीजन मेकिंग एज सच कुछ भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता नहीं है। तो आज के टाइम पे हमारे पास 3 कैंडिडेट्स होते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की मेनली बॉडी के अंदर, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। अब काफी लोग, अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, सीजेआई है, चीफ इलेक्शन कमिश्न, सीईसी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके अलावा बाकी के जो 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं। तो काफी सारी अपोजिशन पार्टीज कहते हैं कि इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए, सीईसी या इनके इलेक्शंस के लिए कोई डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए जो इनको अपॉइंट करे रादर देन द प्रेसिडेंट, राइट। हम पढ़ के आ चुके हैं सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके अंडर चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी रूलिंग पार्टी के अंडर, ठीक है। तो इसलिए काफी बार हमें ये अपोजिशन देखने को मिला है। ऑल्दो इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या बाकी के जो 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन तीनों को अपॉइंट किया जाता है और अंटिल द एज ऑफ 65 इनकी मैक्सिमम एज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सीईसी की अगर हम बात करते हैं, इनको हटाना, इनके पास काफी पावर होती है, जैसी जितनी पावर एक जज के पास होती है उतनी ही पावर एक इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है। इनको हटाना इतना आसान काम नहीं है, हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए होती है, और वो भी कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड होना चाहिए कि कोई संगीन आरोप अगर इनके ऊपर हो तो ही इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज इनको फुल पावर दी जाती है। रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली मेक श्योर करती है कि वोटर लिस्ट एक्यूरेट है, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कोई भी एरर या फिर धोखाधड़ी से नाम नहीं डाले गए हो। इन्हें इलेक्शन शेड्यूल बनाना होता है, नोटिफिकेशन देना होता है, नॉमिनेशन इनके पास फाइल होते हैं, ठीक है। पूलिंग वगैरह को लेकर के सारा, यानी इलेक्शन का जब से डिक्लेरेशन हुआ है, जब से नोटिफिकेशन आया है, उस दिन से लेकर के रिजल्ट तक का सारा जो काम होता है वो कौन संभालता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कमीशन की अथॉरिटी मेक श्योर करना होता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, ठीक है। इसके अलावा इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो दे हैव द पावर या अथॉरिटी की ये इलेक्शंस को पोस्टपोन या फिर कैंसिल तक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, उनको सिंबल्स देना, ये सारा काम कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन। लिमिटेड स्टाफ है, ऑल्दो इनका खुद का स्टाफ काफी कम है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, यानी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आपके पेरेंट्स है गवर्नमेंट सर्विसेज में, आपके कोई भी नोन है, सो यू विल गेट टू नो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं कि उनकी ड्यूटीज आती है 2-2 3-3 दिन के लिए, राइट। उनको पोलिंग बूथ के ऊपर जाना पड़ता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो इनका खुद का स्टाफ कम है बिकॉज दे हेवीली डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या मशीनरी के ऊपर। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल इनको दिया जाता है। अगर कोई भी जो ऑफिसर्स इन्होंने, जो हमारे जो भी इनके स्टाफ में अब काम कर रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अगर कोई भी वो उनके पास पूरी पावर होती है, अगर वो कुछ भी गलत होते हैं तो इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, उनका ट्रांसफर तक कर सकती है। इंडिपेंडेंस इनको पूरे तरीके से दी जाती है बिकॉज ये एक तरीके से सुप्रीम बॉडी माना जाता है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए बहुत ज्यादा इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया। हमने देखा कि सीईसी को या कमिश्नर्स को हटाना कोई आसान काम नहीं है, राइट। इसके अलावा डिस्पाइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से पावर थी, अभी तक वही सेम पावर चलती आ रही है, ऐसा कोई पावर के अंदर या कुछ चेंजेस आए हमें इसके स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिले हैं, इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक ये बहुत ही इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है। हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशन, काफी बार ऐसा हुआ है असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पे काफी बार वायलेंस हो जाती थी। फॉर एग्जांपल जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, या फिर गुजरात के अंदर जो 2002 के अंदर गोधरा कांड हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने इलेक्शंस को पोस्टपोन तक किया था। तो अभी तक बहुत ही स्मूथली ये स्ट्रक्चर हमारा गवर्न अप करता आ रहा है एंड फेयरनेस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत करप्शन हर जगह होता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आगे चलते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि एफपीटीपी सिस्टम में, क्योंकि वेस्टेज ऑफ वोट हमें देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले समझाया, और सभी पार्टीज को उतना मौका नहीं मिलता है रिप्रेजेंट करने का, तो वो कहते हैं कि हमें पीआर सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। दूसरा अगर हम देखते हैं जेंडर रिप्रेजेंटेशन को लेकर टाइम टू टाइम डिबेट रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन आ जाना चाहिए, जो आज के टाइम पे आ भी गया है। और ये ना यार एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन, अगर आप सोच के देखते हो, आपकी जो नेबरिंग कंट्री है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश है, उनके अंदर वुमेन्स के लिए स्टार्ट से ही सीट्स रिजर्व है, राइट। अगर हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो तालिबान के टेक ओवर से पहले वहां पे वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था। एंड हमारी कंट्री जो इतनी डेवलप थी, एक तरीके इनके कंपेरिजन में अगर हम देखते हैं, हम हमेशा डंका बजाते थे, हमने यूनिवर्सल टेंट फ्रेंचाइज दिया, हमने सक्सेसफुल डेमोक्रेसी दी, लेकिन हम ये 33% का रिजर्वेशन वुमेन्स को नहीं दे पाए। 1993 के अंदर जाकर के लोकल गवर्नमेंट में दिया गया था, वो भी बहुत हंगामे हुए थे तब, राइट। सो समझो कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे बीच में रही हैं कि कितनी बार इस बिल को पेश किया गया है लेकिन उसको पास ऑन ही नहीं किया जाता था, राइट। सो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे चलते हैं मनी कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लोगों को आर्ग्यू करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा-सा और स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए बिकॉज़ पार्टी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर मनी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है एंड अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हमें देखने को मिला है, राइट? सो डेफिनिटली देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि या तो गवर्नमेंट फंड कर दे, ठीक है? कि एक लिमिट सेट कर दे और गवर्नमेंट के थ्रू पैसा आए या फिर कुछ ना कुछ ऐसे लॉज़ होने चाहिए कि जो पार्टीज़ इतना पैसा इन्फ्लुएंस कर रही है, ये जो फ्रीबीज़ बाँटती हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन आना चाहिए, ठीक है? क्रिमिनल कैंडिडेट का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने ही नहीं देना चाहिए, उनके ऊपर अगर संगीन आरोप है तो पहले वो उनसे फिगर आउट करें, उसके बाद वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कास्ट और रिलीजियस अपील्स के ऊपर एक कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए, राइट? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टी के अगर हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो हाँ, इसके अलावा काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि विद इन पॉलिटिकल पार्टीज भी एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। आपने क्लास 10th में अगर सिविक्स थोड़ा सा सही से पढ़ा था तो उसमें एक टॉपिक था कि पार्टीज के अंदर जो उनके स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए, क्योंकि पार्टीज के अंदर भी बहुत सारी पोजीशंस होती है जिनके लेकर के इलेक्शंस होते हैं, है ना? तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, उनके प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन होने चाहिए, राइट? पार्टीज जो है उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसको लेकर के भी लॉज आने चाहिए बिकॉज हम देखते हैं कि पार्टीज के अंदर काफी सारी पार्टीज है जिसमें कुछ ही लोग डोमिनेट कर रहे होते हैं, बाकी बेचारे अपना कुछ ओपिनियन भी नहीं दे पाते हैं, राइट? सिटीजन एंगेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने ज्यादा सिटीजन्स जितने विजिलेंट होंगे, जितने ज्यादा हम जागरूक होंगे, उतनी ही डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हमारी देखने को मिलेंगी और हम जब अपने हक या अधिकारों के बारे में हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो हमारे डेफिनेटली जो सेटअप है वो और भी अच्छे तरीके से हम गवर्न अप कर पाएंगे। अगर हम स्टैंड लेंगे कि क्रिमिनल्स को हम वोट ही ना दें, राइट? क्रिमिनल जो कैंडिडेट्स है उनके अगेंस्ट अगर हम आवाज उठाए तो स्ट्रिक्ट लॉज आ सकते हैं। अगर हम आवाज उठाए कि करप्शन कम से कम होना चाहिए, अगर हम आवाज उठाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए, अगर हम आवाज उठाएं कि लिमिट्स होनी चाहिए पैसा खर्च करने के ऊपर, फ्रीबीज के ऊपर बैन होना चाहिए, तो डेफिनेटली काफी सारी अच्छी चीजें हो सकती है। तो सिटीजन तो जो है वो सुप्रीम है ना? जनता सबसे ऊपर आती है डेमोक्रेसी के अंदर, राइट? जनता ही जनार्दन है। आगे चलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या एनजीओज की अगर हम बात करते हैं तो काफी लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हम कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या एनजीओज को अपॉइंट कर सकते हैं जो एज अ वॉचडॉग का काम करेंगे। ये मेक श्योर करेंगे, इलेक्शन प्रोसेसेस को मॉनिटर करेंगे, अगर कहीं पे इरेगुलरिटीज हो रही है किसी पोलिंग बूथ के ऊपर या किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो उसको रिपोर्ट आउट करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ये सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकता है। अभी रिसेंटली हमारे पास एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल का, राइट? वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं वो हम सबके सामने है। तो कौन कंट्रोल करेगा यार इन सब सिचुएशन को? डेफिनेटली एट द एंड हम जैसे सिटीजन्स को ही इस चीज के लिए आवाजें उठानी पड़ेगी, है ना? इलेक्शंस के अंदर वहां पे जितना भी करप्शन हुआ है, जितने लोगों को मारा गया है, ठीक है, वो सबके सामने है। बट एट द एंड हमको एक जो स्टेप फॉरवर्ड होगा वो एक कॉमन सिटीजन से आएगा और कॉमन सिटीजन से तब आएगा जब वो अवेयर होंगे, उनको नॉलेज होगी, उनको पता होगा, राइट? आगे चलते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर तो 21वीं शती के अंदर अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखते हैं तो दैट आर ईवीएम का हम यूज आज के टाइम पे, ठीक है, मैक्सिमम जो आज ज्यादातर इलेक्शन ईवीएम के थ्रू ही होते हैं तो वो हम टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा बूस्टअप कर चुके हैं। इसके अलावा वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, नोटा का ऑप्शन हमारे पास आने लगा है। 1 मार्क के लिए इनकी वो याद कर लेना फुल फॉर्म्स, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन है एग्जिट पोल्स के ऊपर, जो पार्टीज हैं वो नहीं जा सकती, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं जा सकते। इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर सीलिंग लगाई हुई है बड़े स्टेट में जैसे 70 लाख से 95 लाख है, ठीक है। छोटे स्टेट्स गोवा सिक्किम वगैरह में 54 लाख से 75 लाख है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर के ऊपर जो लिमिट थी उसको भी एक्सपैंड भी किया गया 28 लाख से 40 लाख इन बिगर स्टेट एंड 20 लाख टू 28 लाख इन स्मॉल स्टेट्स, ऐसा ही कुछ। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज, ये तो एक बहुत बूमिंग टॉपिक रहा है। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से डिफरेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डिफरेंट बड़े बड़े जो लोग हैं, कंपनीज हैं, वो कैसे सरकारों को इनडायरेक्टली फंड करती है अपने लिए पॉलिसीज बनवाने के लिए, है ना। और इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके हाथ साफ थे, राइट। हर किसी ने कहीं ना कहीं से फंडिंग ऐसी ली हुई थी, राइट। तो ये कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस रहे हैं, ऐसा कुछ हमें इलेक्टोरल सिस्टम हमें अपना देखने को मिला है। कंक्लूजन अगर हम बात करते हैं तो हमें हमेशा एक पीसफुल चेंज गवर्नमेंट का देखने को मिला है। 70-75 साल हो गए हैं अभी तक जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है पावर का, दोनों स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, आज तक डेमोक्रेसी हमारी मेंटेन रही है। अदरवाइज हम काफी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, हमारे आस पड़ोस का ही देख लो, नेपाल का आज तक कुछ स्टेबल नहीं हो पाया। पाकिस्तान को देख लो, टाइम टू टाइम वहां पे मिलिट्री रूल आ जाता है, कू आ जाता है। अफगानिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, तालिबान का रिजाइम हमें वहां पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो हम अगर देखते हैं सो वी शुड बी ग्रेटफुल, जो हमारे फार साइटेडनेस थी ना,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, या जो भी वी शुड अप्रिशिएट द सिटीजंस एज वेल। हम लोगों ने हमेशा स्टैंड लिया है अपनी चीज़ों के लिए, है ना? तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा सही है हमारी कंट्री में, अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करके देखेंगे। वोटर एंगेजमेंट अगर हम देखते हैं, साल साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वोटिंग के लिए, वो हमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिमिलरली और भी बहुत सारी पार्टीज हमें आज के टाइम पे देख रही है। आज अगर हम सिमिलरली बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूथ लीडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं विच आर एक्चुअली एजुकेटेड, ठीक है, जो पॉलिटिक्स ना करके बहुत सारी अच्छी चीजों के ऊपर काम भी करते हैं। तो वोटर एंगेजमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स और बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेस्टेंटशिप्स, है ना? पार्टीज भी बहुत सारी कंटेस्ट कर रही है। उसके बाद इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है, विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ आवर सोसाइटी। मिनिमल इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, अब ऐसा नहीं है कि करप्शन होता ही नहीं है, राइट? बट अगर हम वही एग्जाम्पल हम काफी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान वगैरह से कंपेयर करते हैं, तो वहां पे तो मिलिट्री आ जाती है, इलेक्शन होने ही नहीं देती है। तो उस कंपेरिजन में तो काफी हम सही स्मूथली गवर्न अप कर रहे हैं, राइट? एवरीथिंग कांट बी परफेक्ट, है ना? परफेक्ट तो सारी चीजें नहीं हो सकती, बट जो चीज एटलीस्ट ठीक है ना, उनको सही नजरिए से पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएं कि नहीं करप्शन होता है, फलाना होता है, बट वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। कितने सालों तक हम सारी चीजों को सही से चला पाए हैं, इलेक्शंस हमारे बहुत स्मूथली हुआ है। भाई पावर का जो ट्रांजिशन है दैट हैज हैपेंड स्मूथली, जो हमारे नेबर्स के अंदर यूजुअली नहीं देखने को मिला है हमें। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अब हमें पता चल चुका है कि जो डेमोक्रेटिक या इलेक्शंस है ना, वो हमारे अंदर गढ़ चुके हैं, फैब्रिक मतलब बुन चुके हैं हमारे अंदर, ठीक है? जो गवर्नमेंट्स है वो भी रिस्पेक्ट करती है इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स को। ऐसा नहीं है कि वो कू कर देती है या मिलिट्री कू कर देती है या फिर वो अनशन पे बैठ जाती है ना? दे ऑल्सो एक्सेप्ट द वर्डिक्ट्स जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, राइट? इसके अलावा जो रेगुलरिटी है और पीरियोडिसिटी है इलेक्शंस की, वो एक बहुत ज्यादा हमारा जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुली उसको कंट्रीब्यूट किया है कि हमेशा टाइमली पीरियोडिकली इलेक्शंस होते आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो यार मेन जो हमको याद रखना है दैट इज बिटवीन एफपीटीपी और पीआर, और इसके अंदर डिफरेंस आता ही आता है। हम बहुत सारे पॉइंटर्स पढ़ के आ चुके हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी, बट जो कॉमन जो डिफरेंस है दैट इज ऑन टू ग्राउंड्स। एफपीटीपी में वी आर वोटिंग फॉर द कैंडिडेट, ऑन द अदर हैंड पीआर वी हैव द ऑप्शन टू वोट फॉर द पार्टी ओनली, ठीक है? एफपीटीपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वही वहां से जीत जाता है। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द सीट्स आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है? ये हमको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इलेक्शन कमीशन, हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, कैसे वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखता है। सिमिलरली इसके अलावा हमने अपना बीच में वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला वो सारा टॉपिक पढ़ लिया है, एंड राज्यसभा का हमने केस देख लिया था कि क्या उसके अंदर था। इसके अलावा रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का ध्यान रखना कि पहले इनिशियली 10 सालों के लिए दिया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन उसके अंदर अच्छे से याद रख लेना कि डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है और वो बाउंड्रीज को ड्रॉ करती है पॉपुलेशन के प्रपोर्शन पे अगेन, ठीक है? और उसके अलावा लास्ट में हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस कर लिया, और कंक्लूजन के अंदर हमने पढ़ा कि हमारा जो सेटअप है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज तक हम स्मूथली रन कर रहे हैं। हमारे इलेक्शन हमेशा टाइम पे होते हैं एंड सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्मूथली फंक्शन कर रही है। स्टिल हमें काफी सारे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है? एवरीडे लाइफ का दे आर पार्ट, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हर दिन हमें एक नए चेंज की जरूरत होती है। सो वी जस्ट होप कि जिस तरीके से सिस्टम चलता है और भी हम बेटर इंप्रूव कर पाए, ठीक है? जो थोड़ी बहुत हमारी कमियां पेश है उनको भी हम इंप्रूव कर पाए अपने इलेक्शन सिस्टम के अंदर, राइट? तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। इसके अंदर मेनली हमने इलेक्शन को ही डिस्कस करना था, जिसमें हमारे दो मेजर इलेक्टोरल सिस्टम्स थे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एग्जीक्यूटिव वगैरह को पढ़ रहे होंगे, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।